मामला जब ज़ाती पसंद और नापसंद पर आकर रुक जाए तो तरजीहात के बदलने से इंसानी दुश्मनियाँ और दोस्तियाँ भी बदल जाया करती हैं। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों, रियासतों और इलाकों में यही तरजीहात राज कर रही थी। मुख्तलिफ इलाकों, रियासतों में मुख्तलिफ ख़ानदानों और शख्सियात की अपनी अपनी राजधानियाँ कायम हो चुकी थीं। जो ताकतवर थे, इनके ज़ेर-ए-नगी ज़्यादा इलाका था। इसके कुर्ब जवार में कायम छोटे रियासतों के राजे महाराजे इसे नजराने और खराज देते कि इनका वजूद कायम रहे, और ताकतवर रियासतों के राजे महाराजे हमेशा इस बात की टोह में रहते कि कहीं इनसे भूल चूक, कोताही या गलती हो तो वो उन पर चढ़ दौड़ें और इसे भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लें। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कोई राजा, महाराजा या शहनशाह ऐसा ना था जो ये दावा कर सकता है कि वो या इसका ख़ानदान पूरे हिंदुस्तान का यको तन्हा मालिक है। ऊपर से जो हमलावर भी आते वो कुछ अरसा लूट छूट करते और वापस पलट जाते। इस वक्त शुमाली हिंद में भी राजपूतों की 4 बड़ी सल्तनतें कायम थी। तनवार राजपूतों की बड़ी राजधानियाँ दिल्ली थी, चौहान की अजमेर, राठौरों की कनौज और बघीलों की गुजरात में अपनी अपनी हुकूमतें कायम थी। चूँकि तनवार ख़ानदान की राजधानी सबसे बड़ी थी, इसलिए वो इन तीनों रियासतों का बड़ा समझा जाता था। आपस में रिश्तेदारी की वजह से भी तनवार ख़ानदान दूसरों से बड़ा था। इसके तमाम अहकामात को दूसरी रियासतों के राजे तस्लीम करते थे। राज्यों, महाराजों और इसके साथ साथ बादशाहों, शहनशाहों का हमेशा से ये दस्तूर रहा है कि वो रियासत को अपनी निजी जागीर समझने लगते हैं, और जो ही किसी बड़े की मौत वाक़ई होती है तो इसके बेटे ही इस जागीर और रियासत के वारिस बनते हैं। यही वजह थी कि जिन राजाओं की औलादें नरीना न होती वो शादी पर शादियाँ किए जाते या फिर अपने किसी रिश्तेदार से इसका बच्चा गोद ले लेते, वो फिर वही इनकी रियासत का वारिस बनता। कुदरत ने तनवार राजा अनंग पाल को औलादे नरीना से नहीं नवाजा था, जिसकी वजह से दिल्ली जैसी बड़ी रियासत पर वरासत का मामला इसके लिए भी बड़ा गौर व फिक्र का बाइस बना हुआ था। इसके हल के तौर पर इसने अपने एक निवास से पृथ्वीराज को गोद दे दिया। पृथ्वीराज चौहानों में से था। इनकी राजधानी अजमेर पहले से मौजूद थी। पृथ्वीराज खूबसूरत और बहादुर नौजवान था और चौहान खानदान में बाअसर और मकबूल था। राजा अनंग पाल ने जिसको अपना मुतबन्नी बना लिया तो कनौज के राजा जयचंद दास को इसका बेहद रंज हुआ, क्योंकि रिश्ते में वो भी राजा अनंग पाल का नवासा ही लगता था। सबसे पहली बात जो इसके जहन में आई वो यही थी कि अगर नवासों ही में से तनवार राजे ने अपना मुतबन्नी चुनना था तो पृथ्वीराज इसे क्यों नहीं चुना गया। जयचंद के जहन में तनवार राजा की ये पसंद दुश्मनी का रूप धार गई, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये दुश्मनी घटने के बजाय दो चंद होती चली गई। जब दिल्ली का राजा मरा तो पृथ्वीराज की सल्तनत खुद ब खुद वसी हो गई। अब पृथ्वीराज दिल्ली और अजमेर दोनों गद्दियों का मालिक हो चुका था। जयचंद अपनी हक तलफी को कभी नहीं भूला था। इस बात का आहिस्ता आहिस्ता पृथ्वीराज को भी इल्म हो गया था। अब इसके दिल में भी आहिस्ता आहिस्ता जयचंद के लिए नफरत परवान चढ़ चुकी थी, और हर दो का न सिर्फ ख़ानदानी मामलात बल्कि सियासी तौर पर भी मुखासमत का सिलसिला चल निकला था। दोनों की ख्वाहिश होती थी कि वो मामले में एक दूसरे को नीचा दिखाएं। पृथ्वीराज चूँकि ज़्यादा बहादुर, खूबसूरत और चौहानों का सरदार भी था, इसलिए वो जयचंद से ज़्यादा ताकतवर जाना जाता था, और हर मामले में वो जयचंद महाराजा कनौज को नीचा दिखा जाता था, जिस पर जयचंद तिल मिलाकर रह जाता। चौहानों और तनवार ख़ानदान की हमायत भी पृथ्वीराज को हासिल थी, मगर जयचंद अंदर ही अंदर इससे दुश्मनी में बहुत आगे बढ़ चुका था। मगर इसका कहीं बस न चलता था, जबकि पृथ्वीराज ने अब बरमला ये कहना शुरू कर दिया था कि बहुत जल्द वो कनौज की राजधानी भी जयचंद से छीनकर अपनी राजधानी में शामिल कर लेगा। कनौज के राजा को भी इसके मुसाहिबीन ये खबरें पहुंचा रहे थे। हसद के मारे जयचंद पसो पेश खाकर रह जाता, मगर पृथ्वीराज का कुछ बिगाड़ न पाता था। इन्हीं दिनों हुआ ये कि गौर ख़ानदान के मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, जो मोहम्मद गौरी के नाम से मशहूर था और गौर अफ़गानिस्तान का बादशाह था, इसके ज़हन में ये बात समाई कि शुमाली हिंद पर कब्ज़ा करके इसे भी अपनी सल्तनत का मुस्तकिल हिस्सा बना ले। चुनांचे शहाबुद्दीन ने सन 1191 में हिंद पर हमला किया और सीधा दिल्ली की तरफ जा पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली और अजमेर का राजा था, इसने बहुत से राजपूत राजाओं और अपने हमायतियों समेत भारी फौज लेकर दिल्ली से 80 मील दूर थानी सिर के मुकाम पर शहाबुद्दीन को जा लिया। दोनों के दरमियान खूब घमसान की लड़ाई हुई। राजपूत बड़ी बेजिगरी से लड़े और अफगानों को शिकस्त से फाश दी। शहाबुद्दीन खुद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। राजपूतों ने शहाबुद्दीन के भागते हुए फौजियों का 40 मील तक पीछा किया। जो अफगान जिंदा बचे वो सिंध पार भाग गए। शहाबुद्दीन को शिकस्त देने के बाद पृथ्वीराज की बहादुरी की ओर भी धूम मच गई, जिसका जयचंद को बेहद रंज हुआ।
इर्द गिर्द के दूसरे राजाओं और खुद चौहान खानदान ने इस पता का जश्न मनाने का प्रोग्राम तय करने का सोचा। जीचंद के यहाँ भी पृथ्वीराज की इस बहादुरी का अक्सर जिक्र होता रहता था। पृथ्वीराज ने जहाँ अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी, वहाँ इसने और भी छोटे मोटे बहुत से कारनामे सरंजाम दिए थे, जिनकी वजह से इर्द गिर्द की छोटी रियासतें इससे दबने लगी थी। मगर जयचंद खुद को हमेशा पृथ्वीराज का मद्दे मुकाबिल समझता था, और जब कभी इसके सामने पृथ्वीराज का नाम आता तो वो शोले की मानिंद भड़क उठता था। दुश्मनी की आग में वो जल भुन जाता। जयचंद की पृथ्वीराज से रिश्तेदारी होने के सबब इसका अक्सर जिक्र इसके अपने घर के अंदर होता रहता था। जयचंद की इकलौती बेटी संजगता बड़ी खूबसूरत और हसीन व जमील थी। कुदरत ने जहाँ इसे बेपना हुस्न से नवाजा था, वहीं इसमें सियासी बसीरत और सूझबूझ भी बेतहाशा भरी हुई थी। वो कार हुकूमत में अपने बाप का साथ देती, और जयचंद भी अपनी बेटी के मशवरों पर हमेशा अमल करता था। शहाबुद्दीन के जाने के बाद जब इसने सुना कि इसके दुश्मन पृथ्वीराज की फतह के सिलसिले में कोई जश्न मनाने का प्रोग्राम बनाने का सोच रहे हैं, तो इसे संजगदा से इसके बारे में मशवरा किया। ये बात तो ख़ानदान बल्कि पूरे शुमाली हिंद की खुशी का बाइस है कि इसने इतनी बड़ी अरगाल का मुकाबला करके इसे शिकस्त से दो चार किया है। हमें भी इसके जश्न में शरीक होना चाहिए। हम जंग में इसके हलीफ भी तो थे, मगर बेटी तुम तो जानती हो मैं पृथ्वीराज से नफरत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसकी फतह में मनाए जाने वाले जश्न का हिस्सा बनूँ। मैं ये जश्न अलग से मनाना चाहता हूँ। संजगता ने हैरत से पूछा, क्या ऐसा करने से आपकी अहमियत बढ़ जाएगी? मगर मैं पीछे हटने वाला भी नहीं हूँ। मैं इनके प्रोग्राम से पहले जश्न मनाना चाहता हूँ, मगर इसके लिए कोई बहाना होना चाहिए। जयचंद ने बेटी से मशवरा करते हुए कहा, पिताजी, राजाओं और बादशाहों का क्या है, वो किसी बहाने से भी जश्न मना सकते हैं, और किसी बहाने से कत्ल गारत का बाजार भी गर्म कर सकते हैं। संजगता ने सलाह दी, तो फिर ऐसा क्यों ना करें? मैं अपने राजा धीराज होने का जश्न ना डालूं। मैं इर्द गिर्द के तमाम महाराजों और सरदारों को इसमें मदऊ करूं, और ऐसा जश्न मनाऊंगा कि चौहानों को पता चल जाएगा कि किसी राज्य ने जश्न मनाया है। जयचंद ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, ये बात दुरुस्त है, मगर इस जश्न में पृथ्वीराज को भी शामिल होने की दावत देना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह एक तो इस पर वाज़ेह होगा कि ये जश्न इसकी फतह के सिलसिले में है और हम भी इसकी खुशियों में शरीक हैं। दूसरे, इसके ज़हन में आपके खिलाफ पलने वाली दुश्मनी भी हो सकता है ख़त्म हो जाए। संजगता ने मशवरा दिया, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर इस दिल का क्या हो जिसमें पृथ्वी का नाम आते ही दुश्मनी के शोले भड़कने लगते हैं? बहरहाल तुम्हारी बात और सोच दोनों अच्छी हैं, इस बारे में सोचा जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान एक हौसलामंद, खूबसूरत और बहादुर जंगजू नौजवान था। अजमेर के दारुल हुकूमत में इसकी बहादुरी और जंगजुआना क़यादत की धूमें तो थीं, मगर जब इसने दिल्ली की हुक्मरानी संभाली और थानेसर के मुकाम पर मुसलमान हमलावर शहाबुद्दीन को शिकस्त थी, तो इसे अपनी ज़िंदगी में लोक दास्तानों की किरदार की हैसियत हासिल हो गई। शुमाली हिंदुस्तान की इन छोटी छोटी रियासतों में चहारदांग इसको अच्छे नाम से पुकारा जाने लगा था। सुल्तान महमूद के बाद की 2 सदियों के दौरान इन इलाकों के सरदारों ने अपने इलाके के किसान और दस्तकारों से अच्छा खासा लगान वसूल करना शुरू कर दिया था। ज़्यादा आमदनी हुई तो उन्होंने ताकतवर अफवाज तैयार की और आपस की खूनरेज़ लड़ाइयों में फाजल पैदावार से हासिल होने वाली दौलत को खूब लुटाया। मगर पृथ्वीराज ने जहाँ दिल्ली और अजमेर की हुकूमतों को अपनी दानिशमंदी से चलाया, वहाँ अपने दोनों रियासतों को नवाही और बैरूनी हमलावरों से भी बचाए रखा। इसलिए वो आवाम में खासा हर दिल अजीज़ हो चुका था। आदमी बहादुर हो, खूबसूरत भी हो, तो वो औरतों में भी अपना एक मुकाम पैदा कर ही लेता है, और ख़ास तौर पर वो हुकूमत के साथ साथ लड़कियों के दिलों पर भी राज करने लगा था। लड़कियां तो बसंत रुत की तरह होती हैं, जब वो मनी मन में किसी को चाहने लगती हैं तो उस वक्त इनके दिलों की धड़कन रंग बिरंगी पतंगों जैसी ऊंचे आसमानों में उड़ने लगती है। न जाने उस वक्त संजुक्ता की उम्र क्या थी। बहरहाल ये बात तो दिल को लगती है कि वो तरबियतों की उम्र से गुजर चुकी थी। शायद हैरतों की उम्र थी जब इसने महल में और इर्द गिर्द होने वाली सरगोशियों में पृथ्वीराज का नाम सुना। इसकी बहादुरी के किस्से जहाँ किसी की तारीफी जुबान पर थे, वहाँ इसकी खूबसूरती के चर्चे भी आम थे। अगरचे दुश्मनी की बिना पर इसके पिताजी चंद हमेशा इससे नफरत करते थे, और जब भी इसकी बात होती तो इनका रवैया और लहजा हमेशा मुखासमाना होता। लेकिन जितनी नफरत इसके वालिद पृथ्वीराज से करते थे, न चाहते हुए भी संजुक्ता के मन में इसके लिए इतनी ही चाहत क्यों पैदा होती जा रही थी। इसके कान इस नाम को सुनने के लिए बेचैन रहते थे। इसके मन में ये नाम सुनते ही न जाने क्यों मुधर आवाज़ में बिखरती घंटियाँ सी बजने लगती थी। वो अपने महल में अकेली होती थी, मगर इसकी निगाहें अपने इर्द गिर्द
पृथ्वीराज के होले को क्यों देखने लगी थी। जब भी पृथ्वीराज का जिक्र होता तो संयुक्ता को लगता जैसे इसका दिल उछलकर इसके हलक में आकर धड़कने लगा हो। इसने अभी तक पृथ्वीराज को अपने सामने नहीं देखा था, पर तसव्वुर में वो इसके हर वक्त आसपास रहता था। एक खाका था जो इसने अपने दिल में बसा लिया था और धीरे धीरे वो इसके साथ जुनून के हद तक मोहब्बत करने लगी थी। चूँकि पृथ्वीराज चौहान और इसके वालिद जयचंद की आपस में रिश्तेदारी भी थी, इस लिहाज से संयुक्ता को अपनी पसंद के मिलने की उम्मीद ने इसके दिल में पृथ्वीराज की मोहब्बत को और भी दोचंद कर दिया था। संयुक्ता अगरचे वालिद की तरह वालिद की हुकूमत में इसे मशवरे भी देती थी और उसके हमरा उमूर सल्तनत भी सरंजाम देती थी, लेकिन इस सिलसिले में इसे अपने वालिद के साथ बात करने की हिम्मत ना होती थी। बड़ी सोच विचार के बाद इसने इस मामले को अपनी वालिदा के सामने उठाने की जरूरत कर ही ली और इससे दरख्वास्त की कि वो इस बारे में इसके वालिद से बात करे। बात सुनते ही इसकी वालिदा का माथा ठनका। लड़की, ये क्या बात करती हो? जानती हो तुम्हारा बाप इससे कितनी नफरत करता है। हाँ जानती हूँ, मगर मैं भी तो ये चाहती हूँ कि हमारे ख़ानदान के दरमियान ये जो फजूल से दुश्मनी है इसका खात्मा हो। पृथ्वीराज अपने ख़ानदान का ही लड़का है, इसके साथ मेरी शादी पर कोई पाबंदी या रुकावट भी तो नहीं है। नहीं भैया, राम राम, मैं तो ये बात तुम्हारे बाप से करने का वादा नहीं करती। मुझे इसके गुस्से से बहुत डर लगता है। इसकी वालिदा ने कानों को हाथ लगाकर कहा, वाह माँ, एक इतनी सी बात बनवाने की हिम्मत भी नहीं रखती हो। तुम तो मेरी दोस्त हो, माँ हो। तुमने तो मुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, अपनी बेटी की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। माँ, सच्ची बात यह है कि मैं पृथ्वीराज को बेहद चाहने लगी हूँ। अगरचे मैंने तुम्हारी कसम इसे आज तक नहीं देखा, हमेशा ही सोचती रही हूँ कि कितना खूबसूरत, ऊंचा, लंबा और बहादुर नौजवान है जिसके किस्से लोगों की जुबानों पर है। मैं नहीं जानती कैसे इसकी मोहब्बत ने मेरे दिल में आन बसेरा किया है। माँ तो वादा करके अब्बा जान से इस बारे में बात करेगी। संयुक्ता ने कुछ इस अंदाज में बातें की कि इसकी वालिदा पसीज गई और बोली, अच्छा अच्छा, किसी शुभ मौका पर बात करके देखूंगी, वैसे मुझे उम्मीद कम ही है। फिर एक रोज़ बाद वो घड़ी भी आ ही गई। उस रोज़ राजा जयचंद महल में आए तो महारानी ने डरते डरते बात शुरू की। वो अपनी संयुक्ता है ना, इसके बारे में बात करनी थी। क्या बात करनी थी? बहुत प्यारी, समझदार और ज़हीन बच्ची है। मेरे अमूर सल्तनत में इसका हमेशा अमल दखल रहा है। राजा जयचंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यही क्या वो उस उम्र में पहुंच चुकी है? इससे पहले कि महारानी अपनी बात मुकम्मल कर दी, जयचंद बोल उठा, हाँ हाँ जानता हूँ, मेरी आंखें इसकी तरफ से बंद नहीं है। कोई ढंग का रिश्ता मिला तो हम ये बोझ भी आसानी से उतार देंगे। रिश्ता है मेरी नज़र में, घर का लड़का है, अपने ख़ानदान से है। जानिए, कहते कहते महारानी का हलक क्यों खुश्क होने लगा। कौन है, किसका बेटा है? राजा ने पूछा। पृथ्वीराज, और संयुक्ता भी इसे पसंद करती है। ये सुनते ही राजा जयचंद का पारा आसमानों को छूने लगा। वो गुस्से में धाड़ा, आपको इस खबीस का नाम मेरी बेटी के साथ लेने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ऐसा है जैसा आपने कहा तो भगवान की कसम, मैं संयुक्ता को इन्हीं हाथों से ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इसकी शादी पृथ्वीराज से नहीं होने दूंगा। लेकिन हमने अपनी संयुक्ता को एक न एक दिन तो बयाना ही है। रहेगी बात दुश्मनी की, तो ये बात हमारे बड़ों से चली आ रही है कि हम हमेशा बेटियां देकर, रिश्ते लेकर दुश्मनी ख़त्म करते हैं। अगर हम भी ये कर लें तो कोई अनहोनी बात ना होगी। महारानी ने डरते डरते दलील पेश की। अगर आप महारानी ना होती तो मैं बता देता कि अनहोनी और होनी में क्या फ़र्क होता है। महाराजा ने अपना हाथ अपनी कमर से बंधी तलवार के मुरस्सा दस्ते पर रखकर जवाब दिया। कोई और ऐसी बात करता तो इसका कटा हुआ सर अब तक मेरे कदमों में बड़ा होता। मैं रानी शायद कुछ और कहना चाहती थी। बस, आप औरतों को अगर दुश्मनी ख़त्म करने का इतना ही शौक है तो जाइए, पृथ्वी से इसकी बहन का रिश्ता लेकर आइए। हम बाखुशी से अपनी हरम सरा का हिस्सा बना लेंगे और ऐसे हमारी इसके साथ दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। राजा ने हाथ उठाकर इसे बोलने से रोकते हुए कहा। फिर वो गुस्से में वापस पलटा और जाते जाते एक बार फिर धाड़ा, और हाँ, एक बात और कह देता हूँ, समझा लेना अपनी लाडली को और बता देना कि हम अपने दुश्मनों का नाम महलों की चार दीवारी में नहीं, जंग के मैदानों में लिया करते हैं। पृथ्वी हमारा दुश्मन है और हम नहीं चाहते कि इसका नाम हमारे महल की दीवारें भी सुने। जब कभी उससे आमना सामना होगा, जंग के मैदान में होगा, शादी के मंडप में नहीं। महारानी खौफ और हैरानी से इसकी बातें सुन रही थी। और ये भी संयुक्ता को बता देना। वो जाते जाते मुड़ा और इसी गुस्से में बोला, अगर इसे अपने ज़हन से पृथ्वी का नाम न निकाला तो हम इसके सोचों पर पहरे भी बिठा सकते हैं। हम इसे अपने हाथों से मार कर नर्क में भिजवाने से दरेग नहीं करेंगे, दिल्ली नहीं भिजवाएंगे। महारानी राजा के गुस्से से वाकिफ थी। वो जी जान से इस बात को सुनकर लर्ज उठी। वो जानती थी कि राजे महाराजे ऐसे मौके पर क्या करते हैं। कत्ल गारत उनके नज़दीक के खेल से भी कमतर है।
फिर हरम सराय में एक औरत के कम होने से कौन सी क़यामत गुजर जानी थी। राजा जयचंद गुस्से में पैर पटकता हुआ महल से चला गया। इसके जाने से महारानी की जान में जान आई।